जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। यही उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका उत्थान भारत को विकसित बनाएगा। उन्होंने कहा कि महिला किसान ड्रोन केंद्र के साथ देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने की परियोजना की शुरुआत की गई है। कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कृषि मंत्री ने कहा कि जातीय गणना का अधिकार सिर्फ संसद को है। उत्तर प्रदेश में जातिगत गणना कराने से प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में इनकार करते हुए कहा कि राज्य को इसका अधिकार नहीं है। जनगणना कराने का अधिकार केवल संसद को है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जब संसद में यह जवाब दिया तो समाजवादी पार्टी सदस्यों ने असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर दिया। कल विधानसभा में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं होगी। शराबबंदी लागू की गई तो उपभोक्ताओं को निर्धारित मानक के अनुरूप मदिरा उपलब्ध नहीं हो सकी। प्रदेश विधानसभा में यह बात बताया गया कि इससे शराब की तस्करी बढ़ेगी और राजस्व घटने से विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। यह बताया गया कि जातिगत गणना और परिवारवाद के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कल जमकर नोकझोंक भी हुई। केंद्र सरकार के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बताया कि स्मार्टफोन फैक्ट्री में अब 99% लोग देश में बने फोन का प्रयोग कर रहे हैं। विश्व में इस समय अनाज के बाजार में भारत की हिस्सेदारी अब 2 गुनी हो गई है। वैश्विक अनाज बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.79% हो गई है। 2010 में भारत की हिस्सेदारी 3.38% थी। ये हिस्सेदारी निर्यात किए गए अनाज की कीमत के आधार पर है। इससे पता चलता है कि भारत न सिर्फ अनाज उत्पादन के मामले में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि निर्यात के मोर्चे पर भी विश्व में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सरकार कोविड काल से ही 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है और इस योजना को अगले 5 वर्षों तक अब बढ़ा भी दिया गया है। भारत सरकार किसी जिन्स के निर्यात पर आंशिक रोक या रोक लगाती है तो वैश्विक बाजार में उस जिन्स की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। भारत में इस जो निर्यात हुआ है, कृषि निर्यात, उसमें चावल यानी कि गैर बासमती चावल 2018-19 में 303.8 करोड़ डॉलर का था, जो वर्तमान में 2022-23 में बढ़कर 625.5 करोड़ डॉलर का हो गया, अर्थात दुगने से अधिक की बढ़ोतरी निर्यात में हुई। इसी प्रकार से गेहूं का निर्यात जो 2018-19 में 6 करोड़ डॉलर का था, वो 2022-23 में गेहूं का निर्यात बढ़कर के 151.9 करोड़ डॉलर पहुंच गया। और शक्कर यानी कि चीनी का निर्यात 2018-19 में 136 करोड़ डॉलर था और ये बढ़कर के 577 करोड़ डॉलर 2022-23 में पहुंच गया। इसका लाभ सीधे हमारे देश के किसानों और व्यापारियों को भी मिल रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत देश भर के स्कूलों को स्मार्ट और विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप तैयार करने में जुटे शिक्षा मंत्रालय ने अब देश भर के संस्कृत और वेद विद्यालयों को भी जोड़ने की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इसका जिम्मा देश भर में संचालित हो रहे संस्कृत व वेद विद्यालयों के नियमितीकरण के लिए गठित किए गए संदीपनी राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड को सौंपा है। इनमें कंप्यूटर होंगे और छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं की सैन्य उपकरण जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 2.23 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इसमें 97-23 हल्के लड़ाकू विमान हैं
और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। लखनऊ के अलावा आगरा और उन्नाव में भी अब सीएनजी 1 रुपए बढ़कर 94.75 प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए 41 श्रमवीर एम्स में सघन परीक्षण में स्वस्थ पाए गए। ऋषिकेश एम्स में प्राथमिक जांच की गई और श्रमवीर सभी स्वस्थ मिले। इसे देखते हुए एम्स प्रशासन ने 40 श्रमवीरों को घर जाने की अनुमति दे दी, जबकि एक को कल चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। देर शाम झारखंड और उड़ीसा के नोडल अधिकारी अपने अपने राज्य के 20 श्रमवीरों को लेकर चले गए। अगले 14 दिन तक टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से एम्स के चिकित्सकों से आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श ये श्रमवीर लेते रहेंगे। किसानों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए अभी अनुपूरक बजट में 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, किंतु किसानों को इसका लाभ 1 अप्रैल 2023 से ही मिलेगा। इससे पहले 31 मार्च 2023 तक का किसानों का जो भी बकाया है उसे एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस के जरिए समायोजित कराया जाएगा। विधानसभा में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का अनुदान के रूप में 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली है। किसानों को मुफ्त बिजली देने पर आने वाले खर्च को इस धनराशि से प्रतिपूर्ति किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के हितों का पूरी तरीके से ध्यान रख रही है। राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है। जिसने बिल जमा कर दिया है उसे सरकार वापस भी कराएगी। विधानसभा में कल सरकार ने अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद सहित 5 विधेयक पास कर लिए। इनमें श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद, श्री देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं। तीनों ही तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद एक निगमित निकाय होगी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश सरकार करेगी। इसके सदस्य व सह संयोजक प्रमुख सचिव पर्यटन होंगे। आवास एवं नगर नियोजन, वित्त, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य, नगर विकास तथा परिवहन और पर्यावरण व वन, जलवायु परिवर्तन तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव भी इसके सदस्य होंगे। 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक का दान देने वाले दानदाता को भी परिषद का सदस्य बनाया जा सकेगा। इसमें एक नियोजन तथा विकास समिति भी गठित की जाएगी। परिषद का मुख्यालय अयोध्या में होगा। विधानसभा में कल उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। इसके तहत शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय गठित होगा। रोडवेज बसों के रूटों पर चली सिटी बसें, जो रोडवेज की बसें हैं, उनके आमदनी में नुकसान हुआ है। रोडवेज बसों के तय रूटों में सिटी बसों को चलाने से दोनों में आपस में जो है खींचतान हुई। सिटी बसों को रोडवेज के लखनऊ परिक्षेत्र के हरदोई, बाराबंकी सहित 5 रूटों पर चलाया गया, जिससे 10.85 करोड़ रुपए जो हैं वो रोडवेज ने कम कमाए। इसमें करीब 85 लाख रुपए रोडवेज प्रशासन ने कमाए, जबकि 10 करोड़ रुपए टैक्स की भी क्षति हुई है। हरदोई में गेहूं सरसों की बुआई के लिए किसानों को डीएपी की इस समय बहुत ज़रूरत है, लेकिन किसानों को साधन सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं मिल पा रही है। डीएपी न मिलने से किसान परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने बाजार में महंगे दामों पर डीएपी लेने के लिए मजबूर हैं किसान। और पिहानी हो या फिर संडीला, पाली हो या हरपालपुर या हरदोई, सभी जगह ये समस्या है। पिहानी में किसानों को आलू, गेहूं, सरसों व लहसुन की बुआई करनी है, जिसके लिए उन्हें डीएपी की आवश्यकता है। मंसूर नगर व पिहानी साधन सहकारी समितियों पर जहां डीएपी 1350 रुपये में उपलब्ध हो जाती थी, वहीं खुले बाजार में किसानों को 1500 रुपये तक की कीमतों में मिल रही है। साधन सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं मिलने से बुआई में देरी हो रही है।
ऐसे में किसान महंगे दर पर ये उर्वरक खरीदने को मंजूर हो रहे हैं। कल लगातार बूंदाबांदी भी हुई और आसमान में घने बादल भी छाए रहे। इससे सर्दी बढ़ गई। तापमान में 1 डिग्री की गिरावट भी हुई। सर्दी बढ़ने के साथ ही बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई। मौसम में इस समय उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और ये व्यक्त की जा रही है कि फिर किसी भी समय मौसम बदल सकता है। कल हरदोई के संडीला में मुख्य चौराहे पर 10-15 मिनट के सफर को तय करने में करीब 5 घंटे का समय लग गया। NHAI की ओर से अंडरपास का काम शुरू कराने से यह समस्या पैदा हुई है। हरदोई, लखनऊ, उन्नाव व बांगरमऊ की ओर से आने वाले वाहनों से लगे जाम के कारण वाहन रेंग कर निकले। लखनऊ से पलिया तक NHAI की ओर से NH 731 के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। संडीला कस्बे में मुख्य चौराहे पर अंडरपास निर्माण के लिए गड्ढा खोदे जाने और पोल निर्माण का काम तेजी से शुरू कराया गया है। हाईवे बनाने वाली कंपनियों की इस बारे में उन्हें तेजी से काम करना पड़ रहा है। कंपनी ने डाक बंगले से चौराहे तक एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और बांगरमऊ व कस्बे से आने वाले वाहनों पर आकर वहां पे फंस जाते हैं और वहां पे जाम लग रहा है। जाम में एम्बुलेंस, बस सहित अन्य वाहन भी कल 4 से 5 घंटे तक फंसे रहे। कल हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी ने शाम को विकास भवन स्थित कार्यालयों पर छापा मारा। 5 कर्मचारी बिना आवश्यक स्वीकृति के गैर हाजिर मिले। मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि गैर हाजिरी के संबंध में कर्मचारियों से जवाब तलब कर कार्यवाही की जाए। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरनानी ने कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की हाजिरी जांचने के उद्देश्य से शाम को जिला विकास कार्यालय, समाज कल्याण, दिव्यांग सशक्तिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने जांच की। हरदोई लखनऊ मुरादाबाद रेल मार्ग पर ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इस मार्ग पर ट्रैक पर काम होने की वजह से ये करना पड़ा। इससे यात्रियों को यात्रा करने से पूर्व ट्रेन के स्टॉपेज के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आईं। गंतव्य वाले स्टेशन पर ट्रेन के न जाने पर दूसरे विकल्प यात्रियों को अब तलाशने होंगे और पहले से इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि लखनऊ मंडल के पटरंगा, रौजा गांव, रुदौली रेलखंड पर 10 दिसंबर तक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। स्थानीय स्टेशन पर आने वाली 13009 यानी कि हावड़ा और योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाराणसी, मां वेल्हा देवी धाम, प्रतापगढ़, लखनऊ मार्ग से संचालित किया जा रहा है। इसी तरीके से 13010 योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा 13307 धनबाद फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जा रहा है और 13308 फिरोजपुर कैंट धनबाद एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से हमारे अन्य संगीतमय कार्यक्रम।